हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं कहानी सीक्रेट अम्मीजादा के एपिसोड 25 की ओर। इससे पहले हम बता दें, इस कहानी के हर एक एपिसोड को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। आपके इस सहयोग से हमारे चैनल को और गति मिलेगी। उम्मीद है आप सभी मित्र हमें निराश नहीं करेंगे। चलिए अब चलते हैं कहानी के नए एपिसोड की ओर। यह एपिसोड भी काफी रोमांचक और दिलचस्प है। यकीन मानिए, कहानी की इस कड़ी के लिए आप थोड़ा समय निकालेंगे तो उम्मीद है आपको भरपूर आनंद आएगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? यह सुनकर आहान ने सनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उसने कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद सनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। सनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या आहान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर सकता है? ओह माय गॉड, मेरे तो गाल लाल हुए जा रहे हैं। आज तो मैं आहान से बात करके ही रहूंगी। सनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों? मगर इससे पहले कि सनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर आवाज आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक दबा दिया था। एकदम से कार को रोकने की वजह से जोर की आवाज गूंजी। सनाया घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। आहान का भी हाथ खुद ब खुद सनाया के आगे किसी शील्ड की तरह बढ़ गया। सनाया ने आंखें खोली तो देखा कि एक मिडिल एज औरत सड़क पर गिरी हुई है। वो तो अच्छा था कि आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद उस औरत को लग जाता। आहान ने परेशान होकर सनाया से सवाल किया, सनाया, क्या आप ठीक हैं? सनाया बहुत घबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वो बेफिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सामने कौन है? क्या इन्हें हमारी वजह से कोई चोट आई है? अपने सामने के इस सीन को देखकर आहान थोड़ा सस्पियस हो गया। उसने इस सिचुएशन को फिगर आउट करते हुए मन ही मन में कहा, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं है और आसपास कोई कार भी खड़ी नहीं है। ये औरत कहीं बीच में से रास्ते में आ गई है और कार के रुकने के बाद भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रही है। इस सब का मतलब ये हमें फंसाकर हम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है। नाइस ट्राई। ये सोचते हुए आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसका जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता था। आहान ने अपनी कार का इग्निशन शुरू किया और इस तरह कार को एक्सीलरेटर करने लगा। आहान ने एक नजर सनाया की तरफ देखा और अपनी वाइफ से कहा, सनाया अच्छे से बैठिए, अगर कुछ लगे तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। सनाया ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गई। सनाया ने आंखों में सवाल लेकर आहान की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? इससे पहले वो अपना सवाल पूरा कर पाती, आहान ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल सनाया घबरा गई। सनाया ने घबराकर आहान का हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मिडिल एज औरत भी घबरा गई और इतने तेजी से खड़ी होकर वहां से हट गई कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले इसी ही कार की वजह से उसे चोट लगी हो। जब वो मिडिल एज औरत कार के सामने से हटने से बस एक ही कदम दूरी थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी पल आहान ने अपनी कार को रोक दिया। आहान एक बहुत ही स्किलफुल ड्राइवर था। शुरुआत से ही उस मिडिल एज औरत को चोट पहुंचाने का आहान का कोई इरादा नहीं था, मगर वो इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि इंजरी होने का बहाना बनाकर वो आहान और सनाया से पैसे ऐंठना चाहती थी। दूसरी तरफ भले ही उस मिडिल एज औरत को चोट नहीं लगी थी, मगर घबराहट के मारे
उस मिडिल एज औरत के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत उभर आई थी। कार के अंदर बैठी सनाया को जब इस बात का एहसास हुआ कि कार रुक गई है तो उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही सनाया ने देखा कि सामने कौन खड़ा था, वो हैरान रह गई। सनाया साग होकर जोर से कहा, सीमा बुआ जी। सनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआ का नाम सुनकर आहान की आंखें भी शार्प हो गई। आहान और सनाया दोनों ये जानकर एक ही वक्त पर हैरान और परेशान दोनों थे। आहान ने सीमा बुआ की हिस्ट्री को याद करते हुए मन ही मन में कहा, सीमा बुआ जिनको मैंने आखिरी बार 2 साल पहले देखा था, तब वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर आई थी और उसकी शादी के लिए मोम से 10 लाख रुपए मांग रही थी। मोम ने जब उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने बहुत तमाशा किया था, हल्ला मचाया था और वहां से चली गई। यहाँ तक कि जाते हुए वो सनाया का पर्स और कुछ गहने भी चुरा कर ले गई थी। उस दिन के बाद से उन्हें आज देख रहा हूँ। आहान को सीमा बुआ खास पसंद नहीं थी क्योंकि उनकी उस हरकत की वजह से सनाया बहुत परेशान हो गई थी। वो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, सनाया के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट और एटीएम भी ले गई थी। सीमा बुआ ने भी देखा कि ड्राइवर सीट पर गिल परिवार का निकम्मा घर जमाई आहान बैठा था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई। एक ही पल के अंदर सीमा बुआ के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वो गुस्से से चलते हुए आहान के साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनके तरफ एक गुस्सैल नजर से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ आहान पर बरस पड़ी। बेशर्म, निकम्मे, एक घर जमाई होने के बाद कभी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? तुम तो कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रहे हो। महंगी कार हाथ में क्या आई है, तुम्हारे तो रंग ही बदल गए हैं। अभी तो मैं मर गई थी। सीमा बुआ ने आहान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। आहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर सनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, सीमा बुआ आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी और हाँ, वो भी जानबूझकर। क्या तब आपको अपने जान की फिक्र नहीं थी? अब अपनी भतीजी की ऐसी बात सुनने के बाद तो सीमा बुआ के तेवर ही बदल गए। वो गुस्से से सनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ ने सनाया से कहा, नासमझ लड़की, तुम ये कैसी बात कर रही हो? क्या मतलब कि मैं जानबूझकर बीच में आ गई? मैं तो रास्ते के साइड में आराम से चल रही थी। ये बात तो साफ है कि तुम्हारे इस निकम्मे पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय इस आहान ने कार नहीं रोकी बल्कि और तेजी से चलाने लगा। अगर मैंने अपना दिमाग न चलाया होता और वहां से ना हटी होती तो आज तो मैं भगवान की प्यारी ही हो जाती और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सीमा बुआ ने ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर वो ऐसे लग रही थी मानो आज वो झगड़ा करने की तैयारी से ही आई है। आहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था और सीमा बुआ की बातें सुनने के बाद तो वो और ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आहान ने तो बस खुद से ही कहा था, लेकिन फिर भी सीमा बुआ ने ये बात सुन ली और चिढ़कर आहान से कहा, तुमने क्या कहा? तुम तो आज कुछ ज्यादा सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर शेखर भैया और यामिनी भाभी को तुम्हारे ऐसे बर्ताव को मैंने बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, घर से निकाल देंगे। जब सनाया ने आहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई। सनाया अपने सीमा बुआ से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत होने का इशारा कर दिया। तभी आहान और सनाया कार के बाहर खड़े सीमा बुआ के बेटे रतन की आवाज सुनी, माँ क्या आप ठीक है? कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? सभी की नजर सामने से कार की तरफ आ रहे एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था
कि वो सारा दिन जिम में ही गुजारता था। उस बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले लड़के को देखते ही सीमा बुआ की जान में जान आ गई। आहान उस लड़के की तरफ देखकर कहा, रतन मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद आहान और सनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट ने जगह बना ली थी। रतन सीमा बुआ का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी न ये कुछ कमाता था और न ही इसके पास कोई जॉब था। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वो दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ मिलकर किसी न किसी को फंसाकर उनसे जबरदस्ती पैसे ले लेता था और वापस करने का नाम ही नहीं लेता था। इस वक्त रतन के हाथ में एक लोहे का राड था। अपने दूसरे हाथ पर उस राड को मारते हुए रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपने माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या ये कमीना आपको परेशान कर रहा है माँ? अगले ही पल रतन का ध्यान आहान की तरफ गया और उसने सवालिया नजरों से कहा, क्या ये शेखर मामा और यामिनी मामी का निकम्मा घर जमाई है? अपने बेटे के इस सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ ने रोने का दिखावा करते हुए कहा, हाँ रतन, ये वही निकम्मा है। पता है, तुम्हारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने मुझ पर अपनी कार चढ़ा दी थी और फिर जब मैंने इसे हिसाब मांगना चाहा तो ये कह रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वो तो अच्छा हो गया कि तुम आ गए, वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। सीमा बुआ अपना बात इतने डर से कह रही थी जैसे उन पर कोई बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। अगर आहान और सनाया खुद सामने नहीं होते तो इस परफॉर्मेंस को देखकर खुद भी सीमा बुआ पर यकीन कर लेते। तो रतन तो उनका बेटा था। अपनी माँ को किसी की वजह से तकलीफ हुई थी, ये जानने के बाद रतन के चेहरे का तो रंग काला पड़ गया। उसने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, तुम्हारे किस हाथ ने मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है? आहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सनाया ने रतन को दबाव देते हुए कहा, रतन, आहान ने सीमा बुआ को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और इसमें हमारी नहीं सीमा बुआ की ही गलती है। इस पॉइंट पर सनाया बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन रतन और सनाया ने गुस्से से क्या डर लग सकता था। उसने सनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, अब आहान को इस मामले में इंटरेस्ट आ गया था। उसने रतन से इम्पल्सिव होकर पूछा, तुमने किसी धोखेबाज कहा? आहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआ ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है? ये लड़की धोखेबाज नहीं तो और क्या है। उसने अपनी बुआ और भाई का साथ देने की बजाय तुम्हारे जैसे कचरे के डिब्बे का साथ देना सही समझा। हम दोनों उनके खून के रिश्तेदार हैं। हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना है सनाया ने। इस बात को सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो ये देखकर हैरान था कि लोग किस खुशफहमी में जी रहे थे कि वो सनाया के रिश्तेदार हैं। वो रिश्तेदार जो सनाया के पापा को एक बार भी हॉस्पिटल में देखने नहीं आए थे। लेकिन सनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था। सनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई? खून के रिश्ते से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। क्या सनाया के इस ताने से ये बहस बिगड़ने वाली थी? सीमा बुआ अब आगे क्या करने वाली है? आहान इस सब से सनाया को कैसे बाहर निकालेगा? आगे जानने के लिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें, ताकि इस कहानी के हर एक एपिसोड का आप भरपूर आनंद उठा सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कहानी सीक्रेट अमीरजादा के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।